नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए सीधे औली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने सेना प्रमुख जनरल नरवणे को दी अहम जिम्मेदारी, बनाया गया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष। बिपिन रावत की ली जगह। देशमुख वसूली मामले में उद्धव सरकार को कोर्ट से झटका, एसआईटी गठित कर कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग खारिज। सीबीआई कर रही है मामले की जांच। अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को दिया चुनाव लड़ने का न्योता, बोले आना चाहें तो सपा में स्वागत। बीकेयू ने दिया विरोध। लड़कियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर होगी 21 साल। कैबिनेट से प्रस्ताव पास। तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर बने इमरान की धमकी, बोले दुनिया अफगानिस्तान से अलग होने की न दोहराए गलती, वरना होगा नुकसान। सबसे पहले बात मुकुंद नरवणे की। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा गया है। सीएससी के अध्यक्ष का पद सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से खाली था। नरवणे को तीनों सेना प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ होने के कारण इस पद का प्रभार दिया गया है। इससे इस संभावना को और बल मिल जाता है कि जनरल नरवणे औपचारिक रूप से देश के अगले सीडीएस बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने जनरल मुकुंद नरवणे को एक अहम जिम्मेदारी दी है, क्यों? वो सीडीएस बिपिन रावत की जगह आखिर भर पाएंगे? आपने एक ऐसा सवाल पूछ दिया है जिसका जवाब देना बड़ा आसान नहीं है। जनरल बिपिन रावत दरअसल लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सेना है, जो आर्मी है, वो अपने ट्रेडिशन के लिए जाने जाती है। और ये कहना कि कोई जनरल बिपिन रावत के रिक्त स्थान को भर नहीं पाएगा या उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाएगा, ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। जनरल नरवणे एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर रहे हैं, बहुत ही शानदार उनका करियर रहा है। वो सीडीएस हैं, अब वो सबसे सीनियर मोस्ट थे तमाम तीनों सेना के अध्यक्षों के बीच, और इसलिए उनका चुनाव हुआ है। लेकिन सवाल तो ये है कि अभी सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे कि हिंदुस्तान की जो मीडिया है, जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, इन लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि भाई क्यों नहीं भरपाई हो रही है, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी एक कोई लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं, या तरह आप ये समझिए कि चीज़ें अभी तय हो नहीं पाई थी कि कंट्रोवर्सी लोगों ने शुरू कर दिए थे। अब जब इनका चुन लिया गया है तो ये समझिए कि इस कुर्सी को जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत ने सुशोभित किया था, वही जनरल नरवणे करेंगे। अगली खबर वसूली गैंग पर कसे शिकंजे पर। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की जांच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें देशमुख के खिलाफ एक एसआईटी गठित करके अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उद्धव सरकार ने दावा किया था कि इस सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं और वो राज्य के पूर्व डीजीपी हैं और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की देखरेख करने वाले पुलिस स्थापना बोर्ड का हिस्सा भी रहे हैं। इसीलिए उनके नेतृत्व में सीबीआई की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या उद्धव सरकार देशमुख को बचाने के लिए जांच सीबीआई से हटाकर एसआईटी से कराने की कोशिश में थी? कोर्ट से लगातार महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे सरकार को झटके पे झटका लग रहा है। अब आज जो कोर्ट के अंदर हुआ है वो हैरान करने वाली बात है और अघारी सरकार के लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात है। अघारी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार ये चाह रही थी कि चूंकि सीबीआई के जो चीफ हैं वो महाराष्ट्र में भी अधिकारी रहे, वो वहाँ पे डीजीपी के पोस्ट पे रहे, और इसलिए ये सीबीआई इस केस को जांच नहीं कर सकती है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक जज के अंदर एक नई एसआईटी बनाने की दरख्वास्त की थी। अब आज जो कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने कहा
कि जो सीबीआई के वकील की तरफ से दलील दी जा रही है, उस दलील में दम है कि राज्य की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार इस पूरे जांच को डिरेल करना चाहती है, वो सच को छुपाना चाहती है। और इसलिए ये जो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये वसूली कांड में तो पूरी तरीके से ये बदनाम हो ही चुके हैं, लेकिन जिस हिसाब से अपराध को, वसूली गैंग को छुपाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत थी, वो भी एक शर्मनाक पहलू है जिसे महाराष्ट्र की जनता बखूबी देख रही है। अगली खबर टिकैत की राजनीति में एंट्री पर। किसान आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन राकेश टिकैत को अपनी चुनावी नैया में बैठाने के लिए कई पार्टियां डोरे डाल रही हैं। इसी सिलसिले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को चुनाव लड़ने का खुला ऑफर दिया है। वहीं इस बीच मेरठ में जब एक पोस्टर पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ साथ राकेश टिकैत की फोटो लगी दिखी तो भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने नाराजगी जताई। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव ने टिकैत को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, क्या टिकैत राजनीति में आने के लिए नौटंकी कर रहे थे? देखिए, ये अखिलेश यादव हो या आरएलडी के जयंत चौधरी हो या राकेश टिकैत हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी उनसे एक नए तरीके से मीडिया में एक नया सुगुपा छोड़ा जा रहा है कि उनको ऑफर दिया जा रहा है कि आप चुनाव लड़ लो, आप पार्टी में शामिल हो जाओ, आपका बड़ा स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत न हुआ कोई अन्ना हजारे हो गए। अन्ना हजारे तो कभी चुनाव नहीं लड़ते थे, वो आंदोलन करते थे। ये आंदोलनकारी बाद में हुआ, ये तो पहले चुनाव लड़ता था। ये आरएलडी के साथ चुनाव लड़ने का काम ये पहले भी कर चुका है, दो बार चुनाव लड़ चुका है, दोनों बार जमानत जब्त हुई है। तो राकेश टिकैत को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। और जिस हिसाब से इन लोगों ने अब तक ये कहा था कि भाई ये पूरा जो आंदोलन है वो ए पॉलिटिकल है, ये राजनीति से इसमें ज़रा सा भी कोई लेना देना नहीं है। अब एक एक करके, चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे तमाम तरह के जितने छोटे बड़े जो किसान नेता हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ लोग पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो ये लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं और राजनीतिक परजीवी हैं, पॉलिटिकल पैरासाइट्स हैं। अब इनका असली चेहरा कुछ ही दिनों में दुनिया के सामने आ जाएगा। अब बात एक अच्छी खबर की। कानून के तहत महिला की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देश में पुरुषों की शादी की वैध उम्र 21 साल ही है। पीएम मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इससे संबंधित प्लान की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो, और अब इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, मोदी कैबिनेट का बेटियों की शादी की उम्र को लेकर यह फैसला कितना सही और फायदेमंद है? मोदी सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि जो लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको 21 कर दी गई है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी इमीडिएटली खड़ी हो जाएगी। वो इसलिए खड़ी हो जाएगी कि कुछ धर्म विशेष के लोग ये चाहते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र इस देश में फिक्स ही ना हो। वो चाहते हैं कि भाई शरिया का कानून यहाँ पे लगे, जहाँ 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 9 साल की बच्चियों की भी शादी कर दी जाए। कई सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अगर देश को आगे जाना है, समाज में बुराइयों को ख़त्म करना है और लड़कियों को एम्पावर करना है, महिलाओं को एम्पावर करना है, लड़कियों को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उनको आज़ादी देने की अगर कोई सोच रहा है, तो इस कदम में ये जो फैसला आज लिया गया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। आखिरी खबर इमरान की खोखली धमकियों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। वो लगातार पूरी दुनिया को तालिबान सरकार के साथ राजनयिक संबंध बनाने और मानवीय सहायता देने की अपील कर रहे हैं। इमरान खान ने अब धमकी देते हुए कहा कि युद्धग्रस्त देश से अलग होना दुनिया के लिए नुकसानदायक होगा। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दुनिया अफगानिस्तान से अलग होने की गलती नहीं दोहराएगी। डॉक्टर साहब, इमरान खान तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया को धमकी दे रहे हैं, क्या उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? तालिबान पाकिस्तान के द्वारा क्रिएटेड है और अभी तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ी सी इसको कह सकते हैं कि करवाहट इसलिए भी आ रही है क्योंकि जब तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि हम तालिबान को सबसे पहले मुल्क होंगे कि जो तालिबान को रिकॉग्नाइज करेगा। समय बीतता जा रहा है,
लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। और इसलिए 4 दिन पहले तालिबान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे मुल्क तो बना लिया गया, लेकिन इस्लाम का कानून वहाँ नहीं चलता। और कई सारे सवाल उठाए गए इमरान खान के क्रियाकलापों के ऊपर, उनके सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर। साथ ही साथ जो तालिबान का दूसरा जो चचेरा भाई है TTP, तालिबान पाकिस्तान, उसने साफ साफ ये कह दिया कि जो सीज़ फायर की बात हुई थी वो उसको ख़त्म कर रहे हैं यूनिलैटरली। इमरान खान की सरकार ने तालिबान के कई सारे लोगों को रिहा किया, कई सारे लोगों को रिहाई दी, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, आरोप को, केसेस को हटाया, जो जेल में बंद थे उनकी सज़ा कम की। और ये सारी कवायद इसलिए हो रही थी कि पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर तालिबान का कब्जा अफ़गानिस्तान पे हो जाए तो उनकी साख, उनकी हैसियत इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से पूरी दुनिया ने तालिबान को रिजेक्ट किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान की पूरी रणनीति फेल हो गई है। और इसलिए इमरान खान अब तालिबान के पोस्टर बॉय बन के, उनके मैस्कॉट बनकर पूरी दुनिया को कन्विंस करने में जुटे हुए हैं कि तालिबान को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। दुनिया के लिए प्रॉब्लम तो बाद में होगी, ये तालिबान सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, सीधा हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।